हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था ड्यू टू बेंडिंग। किस पर? एक स्क्वायर सेक्शन पे देखा था जिसका डायगोनल एक बेस की तरह ट्रीट करते हैं, राइट। तो अब समझने वाली बात यह है बच्चों कि हमने शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा है कि वो क्रॉस सेक्शन पे किस तरह से वेरी करती है, उसका नेचर क्या होता है, राइट। और ट्रायंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन और स्क्वायर सेक्शन विद डायगोनल इट्स बेस वाला भी केस हम देख चुके हैं। तो बच्चों अब इसमें दो चीज़ें बचती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली फॉर यूपीपीएससी जेई जो पूछता है, राइट। आई सेक्शन पे फ्लेंज और वेब का कॉन्सेप्ट आपको समझाना है। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि जो शेयर स्ट्रेस होता है आई सेक्शन पे कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसका वेरिएशन क्या होता है, और फ्लेंज और वेब पे कैसे कैलकुलेशन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आता है इससे, राइट। तो हेडिंग डालेंगे शेयर स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग ऑन आई सेक्शन बी, राइट। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझना है, राइट। देखें, जैसे मान लो हमारे पास एक ये आई सेक्शन है, राइट। ये हमारे पास एक आई सेक्शन है। आई सेक्शन की कैलकुलेशन स्टूडेंट हम सीख चुके हैं बेंडिंग में कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है, राइट। ठीक है, ये हमारा आई सेक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे मालूम है ये मेरी न्यूट्रल एक्सिस होगी क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट, राइट। अच्छा बच्चों, ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला, ये जो पार्ट होता है इसमें, ये पार्ट कहलाता है फ्लेंज। क्या कहलाता है ये कहलाता है फ्लेंज, राइट। और ये जो पार्ट होता है इस पार्ट को कहते हैं वेब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? वेब, राइट। तो बच्चों अब यहाँ पर देखो कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ठीक। अब मान लो मुझे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो मैंने बनाया है, इस पॉइंट पे शेयर स्ट्रेस देखनी है, इस पॉइंट पे शेयर स्ट्रेस देखनी है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट फ्लेंज पे भी लाई कर रहा है, अगर मैं इसको अलग अलग करके दिखाऊं, राइट, और वेब पे भी लाई कर रहा है। ये जो पॉइंट है ये फ्लेंज पे भी लाई कर रहा है और वेब पे भी लाई कर रहा है। तो समझने की बात क्या है कि अगर इस पे शेयर स्ट्रेस दिखानी है, अगर इस पे शेयर स्ट्रेस दिखानी है हमको, तो हम वेब वाला पॉइंट कंसीडर करें या फ्लेंज वाला पॉइंट कंसीडर करें? ये पहला क्वेश्चन होता है माइंड में। अच्छा, अब मान लो ये तो कॉमन पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट है। तो अगर मुझे शेयर स्ट्रेस दिखानी है इस पॉइंट पे, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है? हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम हैच एरिया बनाते हैं। तो बच्चों हैच एरिया जो होगा इस पॉइंट पर, वो क्या होगा? वो फ्लेंज पे ही तो आएगा, इसके ऊपर ही तो हैच एरिया बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम ये पॉइंट फ्लेंज पे कंसिडर कर रहे हैं तब भी हमारा हैचिंग एरिया क्या होगा? फ्लेंज का होगा। और जब ये पॉइंट हम वेब पे कंसिडर कर रहे हैं तब भी हमारा एरिया क्या होगा? फ्लेंज एरिया होगा।
यानी कि यहाँ पर H एरिया कॉमन होगा। सबसे पहला नोट पॉइंट क्या होगा यहाँ पे कि अगर हम जंक्शन पॉइंट पे स्ट्रेस दिखाना चाह रहे हैं एट दी जंक्शन पॉइंट, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। एट दी जंक्शन पॉइंट पे जो हेज्ड एरिया होगा मेरा, हेज्ड एरिया, ये होगा बच्चों कांस्टेंट, जो आपको माइंड में रखना है, राइट। हेज्ड एरिया हमारा कांस्टेंट है, और जब कभी भी हेज एरिया कांस्टेंट होता है तो सेंट्रॉइड जो होगा बच्चों हेज एरिया का जो सेंट्रॉइड होगा दैट इज वाई बार, वो भी क्या होना चाहिए, मस्ट बी कांस्टेंट फॉर दी बोथ फ्लैंज एज वेल एज वेब, राइट। तो यहां पर सेकेंड पॉइंट क्या होगा, व्हाट विल बी द सेकेंड पॉइंट हेयर, दैट इज centroid of hedged area remains constant for flange and web. What is the second point? The centroid of hedged area for both flange and web must be constant at the junction point. ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एट दी जंक्शन पॉइंट। हम बात कर रहे हैं जंक्शन पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो दो बातें ध्यान रखनी है, दो बातें हमें क्या ध्यान रखनी है, वेन एवर वी रिक्वायर टू कैलकुलेट द शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट द जंक्शन पॉइंट ऑफ आई सेक्शन, देयर विल बी टू कंडीशन दैट हैज टू बी फॉलोड। फर्स्ट वन इज एट द जंक्शन पॉइंट हैज्ड एरिया रिमेन्स कांस्टेंट एज वेल एज सेंट्रॉइड ऑफ द हैज एरिया मस्ट बी कांस्टेंट। ये आपको दो बातें ध्यान रखनी है। अच्छा, ये चीजें हमने देखी कि जो हेज्ड एरिया होता है आई सेक्शन के केस में जंक्शन पे जब हम पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं तो वो कॉमन रहेगा। चलो, ये बात तो हमें समझ में आ गई, पहली बात। अब बच्चों देखो, जब हेज्ड एरिया कांस्टेंट है, वाई बार मेरा कांस्टेंट है, तो अब हम अपने शेयर स्ट्रेस के एक्सप्रेशन पे जाएंगे। तो शेयर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन क्या होता है, देखो हमारा शेयर स्ट्रेस का जो एक्सप्रेशन होता है बच्चों, वो होता है P इंटू ए इंटू वाई बार डिवाइड बाय आई ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंटू बी। बी व्हाट इज बी? बी क्या है? बी है हेज्ड एरिया की विड्थ, राइट। बी है आपकी हेज्ड एरिया की विड्थ। अब प्रॉब्लम यहां ये है कि वेब की जो विड्थ है और फ्लैंज की जो विड्थ है वो अलग अलग है। वेब की जो विड्थ है वो कितनी है, ये है आपकी स्मॉल टी, राइट। ये भी आपकी स्मॉल टी होती है, मैंने स्टैंडर्ड डायमेंशन आपको लिखवाई हुई है। ये कितनी है 5t, ये भी कितनी है 5t, कितनी है t, और ये कितनी होती है, ये भी आपकी 5t होती है। स्टैंडर्ड डायमेंशंस होती है आई सेक्शन की। तो यहां पे फॉर गिवन shear force and I of neutral axis, for given shear force and I of neutral axis, ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा कांस्टेंट रहेगा और शेयर फोर्स कांस्टेंट रहेगा। तो जो शेयर स्ट्रेस है ये बच्चों फंक्शन हो जाती है किसका, A इंटू वाई बार डिवाइड बाय बी, राइट। ये हो जाती है इसका फंक्शन। ठीक हो गई बात। अब यहां पर क्या है, केस बनेंगे दो। पहला बनेगा केस वन। केस वन में करेगा जब इफ प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू आई इंटू वाई बार क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, राइट। तो जो मेरी शेयर स्ट्रेस होगी
वो हो जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ हेज्ड एरिया। ये अंडरस्टूड है, मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है कि बी क्या है। बी क्या है? विड्थ ऑफ हेज्ड एरिया। पहली कंडीशन जो हमने अभी देखा, जो इस केस में फॉलो हो रही है, राइट। सेकंड केस क्या होगा? केस टू। केस टू क्या होगा कि इफ बी जो है हमारा, अगर ये कांस्टेंट है, तो जो मेरी शेयर स्ट्रेस होगी वो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू वाई बार। दो केस बनते हैं। अब तक बच्चों जो हम देखते आ रहे थे रेक्टेंगुलर के केस में, स्क्वायर के केस में, वो केस ये था क्योंकि वहां विड्थ क्या था? कांस्टेंट था। वहां विड्थ क्या था? कांस्टेंट था। ट्रायंगुलर के केस में नहीं, रेक्टेंगल और स्क्वायर के केस में। लेकिन यहां पर ये वाला केस अप्लाई होगा क्योंकि हमारा ए इंटू वाई बार क्या आ रहा था? कांस्टेंट, क्योंकि हेज्ड एरिया क्या था? कांस्टेंट। क्लियर है? तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहां पे। हम यहां पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो भी देखते हैं। देखो, जंक्शन पे अगर हम कैलकुलेशन करें, हमारा मोटिव है जंक्शन पे कैलकुलेट करना, जंक्शन पे ही कैलकुलेट कराता है वो। तो हम लिखेंगे एट दी जंक्शन पॉइंट, एट दी जंक्शन पॉइंट शेयर स्ट्रेस ऑलवेज होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ। क्यों? बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू वाई बार क्या है? कांस्टेंट। तो हम यहां कह सकते हैं कि जो शेयर स्ट्रेस है मेरी फ्लेंज की डिवाइड बाय शेयर स्ट्रेस है जो मेरी वेब की, उनका रेशियो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तो हो जाएगी विड्थ ऑफ वेब डिवाइड बाय विड्थ ऑफ फ्लेंज। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, राइट। ठीक है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन आते हैं इसके। अब यूपीपीएससी जेई भी पूछता है, ध्यान रखेंगे, यूपीपीएससी जेई भी पूछता है। अच्छे एग्जाम में पूछा जाएगा, जो छोटे एग्जाम होते हैं उसमें नहीं आएगा ये, राइट। ठीक है। अब इनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं? अभी तो हमने ये फॉर्मूला देख लिया कि अगर जंक्शन पे हमें कैलकुलेट करनी हो शेयर स्ट्रेस तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्लियर है? अब इनकी कैलकुलेशन देखते हैं कि वेब पे कैसे निकालते हैं शेयर स्ट्रेस और फ्लेंज पे कैसे निकालते हैं, फिर न्यूट्रल एक्सिस पे कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है। देखो, अब हमें फ्लेंज पे चाहिए, तो शेयर स्ट्रेस फ्लेंज पे क्या होगी? P इंटू ए इंटू वाई बार डिवाइड बाय आई ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंटू विड्थ ऑफ हेज्ड एरिया, विड्थ ऑफ हेज्ड एरिया। अब बच्चों समझना, देखो आई ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मैंने आपको कैलकुलेशन करना सिखाया है आई सेक्शन का। क्या हो जाएगा? ये दो आ गए, दो फ्लेंज है, इसमें एक वेब है, तो फ्लेंज का पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 2 इंटू पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकालेंगे, 2 इंटू बी एच की क्यूब अपॉन 12, बी एच की क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे ना, इसका वाई बार, फ्लेंज का वाई बार न्यूट्रल एक्सिस से कितना है? ये वाई बार होगा 3t, में बता चुका हूं पहले। ये कितना होगा? 2.5t और ये 0.5t। तो वाई बार ये है। एरिया कितना है? ए इंटू वाई स्क्वायर आता ना फॉर्मूले में, बता चुका हूं मैं, इसलिए नहीं बता रहा हूं। एरिया कितना है? 5t इंटू टी और वाई बार है 3t स्क्वायर। क्लियर हो गया बात? वाई बार कितना है? 3t स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लेंज अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ बोथ फ्लेंज, प्लस वेब का रह गया है। वेब का क्या होगा? बी एच की क्यूब अपॉन 12, तो बी ये है, एच कितना है? 5t की क्यूब अपॉन 12। ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया गया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ, जिसमें हमने कंसिडर किया फ्लेंज और वेब। तो ये तो हमारा कांस्टेंट होगा,
तो इसको मैं लेके नहीं चलूँगा, एक्सप्रेशन बड़ा हो जाता है। विड्थ ऑफ फ्लैंज यानी कि हैज्ड एरिया की विड्थ कितनी है, हैज्ड एरिया की विड्थ है हमारी 5t, ठीक। एरिया कितना है, हैज्ड एरिया का जो एरिया है वो है t इंटू 5t। और कुछ रह गया इसमें, और y बार हमें पता ही है कितना है 3t। ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो जो फ्लैंज के शेयर स्ट्रेस होगी वो कितनी होगी, p, एरिया कितना है 5t इंटू टी, वाई बार कितना है 3t, डिवाइड बाय आई ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इसका फॉर्मूला मैं रखूँगा नहीं, ठीक है, इंटू बी कितना है, b है हमारा 5t। तो बच्चों 5t से तो 5t कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया, ये आ गया हमारा 3p टी स्क्वायर डिवाइड बाय आई ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये हमारी फ्लैंज पे आने वाली शेयर स्ट्रेस है, राइट, ये हमारी फ्लैंज पे आने वाली शेयर स्ट्रेस है। अब हमें पता है अगर मेरे पास फ्लैंज पे शेयर स्ट्रेस है तो मैं वेब पे निकाल सकता हूं, मेरे पास फॉर्मूला है कि शेयर स्ट्रेस ऑफ फ्लैंज डिवाइड बाय शेयर स्ट्रेस ऑफ वेब क्या होगा, विड्थ ऑफ वेब डिवाइड बाय विड्थ ऑफ फ्लैंज। तो यहां से हम देखेंगे शेयर स्ट्रेस ऑफ वेब कितना होगा, शेयर स्ट्रेस ऑफ फ्लैंज डिवाइड बाय इनटू विड्थ ऑफ फ्लैंज डिवाइड बाय विड्थ ऑफ वेब। तो हमने वेब की शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए क्या करना है, फ्लैंज कितना है, फ्लैंज की शेयर स्ट्रेस हमने निकाली अभी कितनी है, वो है 3p टी स्क्वायर डिवाइड बाय आई ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यही तो है। और विड्थ ऑफ फ्लैंज कितनी है, विड्थ ऑफ फ्लैंज है 5t, वेब की फ्लैंज विड्थ कितनी है, वेब की विड्थ है t, तो t से t कैंसिल आउट हो गया। तो जो शेयर स्ट्रेस आई मेरी वेब पे वो कितनी आई, वो आ गई 15p टी स्क्वायर डिवाइड बाय आई ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। वेब पे हमने निकाल ली, अगर फ्लैंज पे आ गई तो वेब पे भी आ जाएगी। और यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ बच्चों कि जो वेब पे स्ट्रेस है वो 5 टाइम है फ्लैंज के। कब कब, जब मैंने फ्लैंज का जो डायमेंशन मानी वो 5:1 में है, ये 5:1 में है, ये 5:1 में है और ये 5:1 में है। तो जब कभी भी डायमेंशन 5:1 में रहेगी तब हमेशा वेब पे आने वाली शेयर स्ट्रेस होगी वो 5 टाइम्स होगी फ्लैंज पे आने वाली शेयर स्ट्रेस का। ये ध्यान रखना है, इस डायमेंशन का रेशो ध्यान रखना है, अगर रेशो ये है तो ये है, ज़रूरी नहीं रेशो ये हो, ठीक है। एग्जामिनर किसी भी रेशो में डायमेंशन ले सकता है। चलो ये हो गई बात हमारी वेब पे और फ्लैंज पे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है बच्चों, यहाँ पे हमें न्यूट्रल एक्सिस पे निकालनी है, ठीक है, हमें न्यूट्रल एक्सिस पे निकालनी है। क्यों निकालनी है न्यूट्रल एक्सिस पे, क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। सिमेट्रिकल, एक चीज ध्यान रखना, एक नोट पॉइंट और लिख लेना जो मैं बताना चाह रहा हूं, फॉर सिमेट्रिकल सेक्शन, ये शायद मैंने डिफरेंस में भी लिखाया था, फॉर सिमेट्रिकल सेक्शन जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगी वो हमेशा न्यूट्रल एक्सिस पे होगी, ध्यान रखना, फॉर सिमेट्रिकल सेक्शन। और स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, एग्जामिनर क्या होता है बच्चों, एग्जामिनर पूछता है एट द न्यूट्रल एक्सिस शेयर स्ट्रेस विल बी, और वो आंसर देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मैक्सिमम, आंसर मैक्सिमम होता है उस क्वेश्चन का। वो कब होता है, जब एग्जामिनर ये मान के चल रहा है कि जो आपका सेक्शन है वो सिमेट्रिकल है। ध्यान रखना, पेपर में आता है ये, मैंने बताया आपको, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर इज as I already told you that it is not necessary that shear stress at the neutral axis will be maximum, right?
it is not necessary, but in case of symmetrical section it must be maximum, right? Okay, अब ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रल एक्सिस पे कैसे कैलकुलेट करते हैं शेयर स्ट्रेस को। तो शेयर स्ट्रेस एट द न्यूट्रल एक्सिस, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन इज P into A into y bar divided by I of neutral axis into width of hedged area। यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की है बच्चों कि यहाँ पर जो हम न्यूट्रल एक्सिस पे जब कभी भी हम शेयर स्ट्रेस निकालेंगे तो न्यूट्रल एक्सिस पे क्या लाई कर रहा है? वेब लाई कर रहा है। क्या लाई कर रहा है? वेब लाई कर रहा है। तो ये जो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर है हमें वो सारा एरिया हेज्ड एरिया चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे न्यूट्रल एक्सिस पे। जैसे हमने इस पॉइंट पे निकालने के लिए उसके ऊपर का एरिया पूरा हेज्ड किया था, ऐसे ही न्यूट्रल एक्सिस पे निकालने वाले के लिए न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जितना भी एरिया लाई कर रहा है सब हेज्ड एरिया होगा। तो यहाँ बात समझने की है कि यहाँ वेब आ रहा है आधा। अच्छा, ये कितनी डिस्टेंस है? ये होगी 2.5t, राइट? ये होगी 2.5t और इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो इसके आधे पे होगा। ये कितना होगा? ये होगा 1.25t। समझ में आ गई बात? तो बच्चों यहाँ पर फ्लेंज भी है और वेब भी है, तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या हो जाएगा? देखो, विड्थ किसकी आएगी पहले देखते हैं। यहाँ पर विड्थ किसकी आएगी? हेज्ड एरिया कहाँ पे लाई कर रहा है? न्यूट्रल एक्सिस पे। न्यूट्रल एक्सिस पे जो विड्थ है वो है t। पहली बात, विड्थ ऑफ हेज्ड एरिया कहाँ कंसिडर करेंगे? जहां पर हम कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ गई बात? ये है t। आई ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है? ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये वैल्यू वही रही जो हमने कैलकुलेशन की। अब ये जो फॉर्मूला है बच्चों ये कैसे चेंज होगा? देखो, आई ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, शेयर स्ट्रेस ऑन न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा? P इंटू ये होगा A इंटू वाई बार, किसका? फ्लेंज का, प्लस A इंटू वाई बार किसका? वेब का। पहली तो बात ये होगी, और डिवाइड क्या होगा? I ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंटू विड्थ ऑफ हेज्ड एरिया, और यहां विड्थ ऑफ हेज्ड एरिया ली जाएगी T, क्योंकि विड्थ वही कंसिडर करेंगे जहां हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। फॉर्मूला क्या आया स्टूडेंट? फॉर्मूला हमारे पास आया कि जो न्यूट्रल एक्सिस पे शेयर स्ट्रेस होगी वो होगी P इंटू ए वाई बार ऑफ फ्लेंज प्लस ए वाई बार ऑफ वेब डिवाइड बाय आई ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंटू बी। करते हैं कैलकुलेट। अब A इंटू वाई बार ऑफ फ्लेंज क्या होगा? एरिया ऑफ फ्लेंज कितना है? 5t इंटू टी प्लस सॉरी, और वाई बार कितना है? 3t। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 15t क्यूब, पहली बात, राइट? और A इंटू वाई बार ऑफ वेब क्या है? A इंटू वाई बार ऑफ वेब, एरिया कितना है वेब का? वेब का एरिया होगा 2.5t। हेज्ड एरिया लेना है, ध्यान रखना, हेज्ड एरिया सिर्फ इतना है 2.5t इंटू टी इंटू वाई बार क्या है इसका? 1.25t। न्यूट्रल एक्सिस से हेज्ड एरिया का सेंट्रॉइड। ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 3.125 इंटू टी क्यूब। ठीक हो गई बच्चों बात? हमने फ्लेंज पे और वेब पे दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया। एक आ रहा है 15t क्यूब और एक आ रहा है 3.125t क्यूब। थोड़ा टिपिकल है इसलिए आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है? वरना मेरी स्पीड ये नहीं, मेरी स्पीड इससे कहीं गुना ज़्यादा है।
चलो ठीक है, देखो तो शेयर स्ट्रेस क्या हो जाएगी, न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होगी, P, ये कितनी आई थी वैल्यू 15t³, ये कितनी आई थी 3.125t³। आई ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमें मालूम है और विड्थ हो जाएगी t। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसका सम कर देते हैं। तो जो शेयर स्ट्रेस आई न्यूट्रल एक्सिस पे वो आई P इंटू 18.125t² इंटू t डिवाइड बाय आई ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंटू टी। टी से टी कैंसिल आउट हो गया, टी से टी जो है वो कैंसिल आउट हो गया और शेयर स्ट्रेस मेरी कितनी आई 18.125 PT² डिवाइड बाय आई ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंटू आई ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो ध्यान देने वाली बात यह है न्यूट्रल एक्सिस पे ज़्यादा आनी चाहिए, वो आ रही है। देखो हमने वेब पे कैलकुलेट करी, कितनी आई थी 3PT² डिवाइड बाय आई ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। हमने हमने फ्लैंज पे कैलकुलेट करी थी, फ्लैंज पे कितनी आई थी इतनी। वेब पे कैलकुलेट करा तो वेब पे आया 15PT² डिवाइड बाय आई ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। और लास्ट में हमने न्यूट्रल एक्सिस पे कैलकुलेट करी जो कि मैक्सिमम होगी, क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिकल सेक्शन है। यह आई हमारी 18.125 PT² डिवाइड बाय आई ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो ये शेयर स्ट्रेस आई है हमारी, ये सबसे ज़्यादा है। वेब की जो है वो 5 टाइम्स है फ्लैंज से। तो अगर इसका शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना हो तो कैसे दिखाएं, ठीक है, ये ध्यान रखना है फॉर्मूले। अगर आप 5:1 के रेशो में, ध्यान रखना बच्चों जो मैं कह रहा हूँ, अगर 5:1 के रेशो में आपके डायमेंशंस हैं तो डायरेक्टली यू कैन यूज दीज फॉर्मूलाज, राइट। ओके, अब बात करते हैं क्या, बात करते हैं शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की। बात किसकी करेंगे, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की। किस पे, आई सेक्शन पे, ठीक है, आई सेक्शन के शेयर स्ट्रेस के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। देखो हेडिंग डालेंगे शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन आई सेक्शन। शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन आई सेक्शन। अब आई सेक्शन पे हमने शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, तो पहले आई सेक्शन बना लो। ये हमने आई सेक्शन बना लिया, ठीक है बच्चों। अब देखो वही, ये है हमारी न्यूट्रल एक्सिस, ये हमारी है न्यूट्रल एक्सिस, ये हमारा फ्लैंज है और ये हमारा वेब है, ठीक। अब इस पे शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है हमें, तो हम क्या करें, दिखा देते हैं। ठीक है, सब गड़बड़ होता है। देखो बच्चों, हमें मालूम है एट द एक्सट्रीम फाइबर शेयर स्ट्रेस क्या होनी चाहिए, 0। तो ये एक्सट्रीम फाइबर है तो यहाँ 0 है और यहाँ 0 है। नेचर कैसा होता है, पैराबोलिक।
नेचर है पैराबोलिक, हमने बना दी स्ट्रेस पैराबोलिक, ये ठीक है। ये अब बात समझने की है, देखो जंक्शन पे क्या हुआ बच्चों, पहले विड्थ बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे मालूम है कि ये कौन सा केस था, जब शेयर स्ट्रेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v का। अगर मेरी विड्थ बहुत ज़्यादा होगी तो शेयर स्ट्रेस मेरी कम होगी, और अगर मेरी विड्थ बहुत कम होगी तो शेयर स्ट्रेस मेरी ज़्यादा होगी। तो यहाँ विड्थ ज़्यादा है तो शेयर स्ट्रेस क्या है, कम है, शेयर स्ट्रेस कम है। ये हमने शेयर स्ट्रेस बनाई, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वेब पे आया ये जंक्शन पॉइंट पे, शेयर स्ट्रेस एकदम बढ़ जाएगी, ये केस बन जाएगा। तो ये एक सीधे स्ट्रेस, एक जर्क मिलेगा स्ट्रेस का, हाई जर्क, राइट, एक जर्क मिलेगा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का। फिर उसके बाद न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम होगी। पैराबोलिक की नेचर है, नेचर कैसा है पैराबोलिक, ये ऐसे बन जाएगी। ये जर्क मिला हमें एकदम से बढ़ती हुई स्ट्रेस का, ऐसे दिखाएंगे। ठीक, फिर सेम केस, जब वेब से फिर फ्लेंज में आएगा तो यहाँ विड्थ कम थी, स्ट्रेस ज़्यादा थी, यहाँ विड्थ ज़्यादा, स्ट्रेस कम होगी, ये फिर से स्ट्रेस कम हो जाएगी और फिर से मर गए जी। तो ये शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों आई सेक्शन का, ठीक है। तो आई सेक्शन का जो शेयर स्ट्रेस है वो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ये क्या होगा, ये पॉइंट होगा न्यूट्रल एक्सिस पे, जो कि क्या है मैक्सिमम वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी 18.125 pt² डिवाइड बाय आई ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, राइट। ये कितना था, ये हमारा वेब पे था, तो ये शेयर स्ट्रेस मेरी वेब पे थी जो आ रही थी 15 pt² डिवाइड बाय आई ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। और सिर्फ ये ध्यान रखना, ये पूरी जो लाइन है बच्चों वो वेब की है, ये कितनी है, ये फ्लेंज की है जो आ रही थी हमारी 3 pt² डिवाइड बाय आई ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ये हमारा आई सेक्शन का शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ड्यू टू बेंडिंग क्या, हम ट्रांसफर शेयर लोड लगाते हैं, क्योंकि ये पॉइंट जो है मैं अब आपके एसएफडी बीएमडी में अच्छे से पढ़ाऊंगा, मैं अच्छे से क्लियर होंगे ये पॉइंट कि ट्रांसफर शेयर लोड क्या है, बीम क्या है, बीम पे बेंडिंग किस तरह होती है, शेयर फोर्स कैसे वेरी करता है, ये सब चीज़ें हम वहाँ डिस्कस करेंगे, राइट। ये सब चीज़ें हमने वहाँ डिस्कस करनी है। तो शेयर स्ट्रेस पॉइंट लोड लगा हुआ है ऊपर से, ये शेयर फोर्स होता है क्योंकि क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होता है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगता है, इसीलिए इसे कहते हैं ट्रांसवर्स शियर लोड, राइट। तो ट्रांसवर्स शियर लोड की वजह से बीम में दो इफेक्ट क्रिएट होता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि देयर विल बी टू इफेक्ट ऑन द बीम्स व्हेन ट्रांसवर्स शियर लोड विल बी एक्टिंग ऑन दी पर्टिकुलर बीम। कौन कौन से इफेक्ट होंगे, दो, पहला इफेक्ट क्या होगा बेंडिंग, दूसरा इफेक्ट होगा शेयरिंग। बेंडिंग की वजह से शेयरिंग होती है, राइट, बेंडिंग की वजह से शेयरिंग होती है, क्लियर है, अच्छा ठीक है। अब ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं, अब हमें क्या देखना है, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख चुका है आई सेक्शन का। अब हमें देखने हैं जो नेक्स्ट इसमें सेकंड टॉपिक आता है बच्चों, वो आता है कि डिफरेंट शेप्स के शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन शेप्स क्या होती है, वो आपको ध्यान रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं उसको कैसे करते हैं। हेडिंग डालेंगे शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डिफरेंट शेप्स, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन on different shapes
ऑफ बीम्स या डिफरेंट शेप्स ऑफ सेक्शन ऐसे डाल लो। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने रेक्टेंगल का देख चुका है, ट्रायंगल का देख चुके हैं, राइट, और स्क्वायर सेक्शन का देख चुके हैं, स्क्वायर विद डायगोनल एज इट्स बेस का देख चुके हैं हम लोग। आइस सेक्शन का हमने देख लिया। अब हमें मेजर दो सेक्शन देखने हैं, एक तो टी सेक्शन देखना है और एक देखना है क्रॉस सेक्शन। ठीक है, वो ध्यान देना चाहिए, पेपर में आता है बच्चों, पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट देखेंगे टी सेक्शन का, कि टी सेक्शन का शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। शेप्स ध्यान रखनी है बस, कैलकुलेशन नहीं आती है, कोई कैलकुलेट नहीं करवाएगा आपको। एक वेब और फ्लैंज वाला जो कैलकुलेशन करवाता है वो मैं आपको बता चुका हूं। थोड़ा सा टिल्ट बनता है मेरे से, सीधा नहीं बनता है, चलो कोई नहीं। ये हमारा टी सेक्शन है, सीधा बनाओ इसको। ये बच्चों हमारा टी सेक्शन है, इसमें कैसे निकालेंगे, देखो इसकी जो न्यूट्रल एक्सिस होती है बच्चों थोड़ा सा ऊपर लाई करती है। ठीक है, बॉदर मत होना कुछ भी, कोई पेपर में इसका इतना रोल नहीं है। ठीक है, देखो सेम प्रोसीजर है, ये फ्लैंज है, यहाँ विड्थ ज़्यादा होगी तो ये बनेगी शेयर स्ट्रेस। फिर वेब पे एंटर कर जाएंगे, वेब पे शेयर स्ट्रेस एकदम बहुत ज़्यादा। अब यह दूसरा फ्लैंज तो है नहीं, जब यहाँ दूसरा फ्लैंज नहीं है तो ये तो नीचे जीरो बनेगी ना, एक्सट्रीम फाइबर पे, एक्सट्रीम फाइबर पे रहनी है जीरो, तो ये बनेगा आपका टी सेक्शन का शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ये शेप्स आपको ध्यान रखनी है बच्चों, कैसे बन रही है वो भी ध्यान रखना है। कभी कभी शेप पूछेगा तो शेप कैसे निकालनी है, शेयर स्ट्रेस की कैसे दिखानी है वो आपको पता होना चाहिए। ये हो गई हमारी टी सेक्शन की शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। सेम होगा, अगर मैं डायमेंशन वही फिर 5T और T में लूँगा तो यहाँ पर आपका जो फ्लैंज और विड्थ का रेशो होगा वो 5 ही रहेगा शेयर स्ट्रेस का। एक तो ये हो गया, ठीक। एक तो आपका ये हो गया टी सेक्शन। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रॉस सेक्शन, सेकंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पेपर में। ये पेपर में आया है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में। ईयर मुझे याद नहीं रहते, ठीक है। देखते हैं क्रॉस सेक्शन कैसा होता है। बहुत टिपिकल बनता है इसका शेयर स्ट्रेस डायग्राम। ये क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है। इसका शेयर स्ट्रेस डायग्राम बनाना है, ये बहुत टिपिकल है। समझ के अगर समझ लिया है तो बहुत इजी हो जाएगा। मुझे मालूम है एट दी एक्सट्रीम फाइबर पे रहेगा 0। अब देखो बच्चों, समझने की बात क्या है, समझने की बात यह है ये विड्थ कम है तो यहाँ शेयर स्ट्रेस ज़्यादा होगा, यहाँ शेयर स्ट्रेस ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ विड्थ है कम, तो शेयर स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो ये हमारी शेयर स्ट्रेस इतनी ज़्यादा होगी, ठीक। अब समझने की बात क्या है, पहले इसका डिस्ट्रीब्यूशन शो कर देते हैं यहाँ पे कि ये कैसे होगा। ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन शो कर दिया, राइट। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ पर विड्थ जो थी पहले कम थी, अब सडनली अगर इस पॉइंट को कंसीडर करें तो यहाँ पर विड्थ फिर एकदम से ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाती है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो स्ट्रेस एकदम से कम होगी। स्ट्रेस जब मेरी एकदम से कम होगी तो मेरी स्ट्रेस यहाँ तक आ जाएगी ये। उसके बाद फिर नेचर क्या है, जीरो तो नहीं होगी, जीरो नहीं होगी, ध्यान रखना।
जीरो इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये एक्सट्रीम फाइबर नहीं है, ठीक। फिर यहाँ से शुरू होगी दोबारा से पैराबोलिक और ये मर्ज करेगी यहाँ पर ऐसे, ठीक। फिर क्या होगा स्टूडेंट, जैसे ही ये जो फ्लेंज है, फ्लेंज से जैसे ही हम वेब में एंटर करेंगे फिर इसकी विड्थ कम है, फिर स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगी, तो ये फिर उतनी हो जाएगी जितनी ऊपर है, और फाइनली इस तरह से आपका डायग्राम बन जाएगा। तो ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा गया है, तो बच्चों ध्यान रखेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है अब अपकमिंग यूपीपीएससी स्पेशली यूपीपीएससी जेई के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट। अगर मुझे दूसरे जेई के पेपर टारगेट करने होते तो मैं आपको ये पढ़ाता ही नहीं। अगर दूसरे जेई के पेपर टारगेट करने होते हैं मैं आपको नहीं पढ़ाता। अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपीपीएससी जेई का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे कि शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिखाते हैं। क्लियर हो रही है बात? क्लियर है कैसे दिखाएंगे शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन। आई सेक्शन हमने देख लिया, टी सेक्शन हमने देख लिया, क्रॉस सेक्शन हमने देख लिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप किसी भी बीम का निकाल सकते हैं अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम है तो बहुत आसान होता है ये, ठीक है। अच्छा चलो अब बच्चों देखो एक क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया है इंजीनियरिंग सर्विसेज शायद 2012 या 13 में। फिर से मैं कह रहा हूँ मुझे ईयर याद नहीं रहते, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है फॉर आई सेक्शन, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में दिखाऊंगा, राइट। शॉर्ट फॉर्म में लिखाना है मेरे को आपको क्वेश्चन। फॉर आई सेक्शन लिखा हुआ है, पहले क्या है, गिवन है विड्थ ऑफ फ्लेंज, गिवन क्या है, विड्थ ऑफ फ्लेंज 80 mm, राइट। फिर उसके बाद गिवन है विड्थ ऑफ वेब, ये दे रखा है 16 mm। तो क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जो शेयर स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस ऑन फ्लेंज गिवन है टाउ कितनी, 20 मेगापास्कल, ये गिवन है 20 मेगापास्कल, ठीक है। ध्यान से समझना बच्चों। तो उसमें क्वेश्चन में पूछा है फाइंड फर्स्ट पूछा है शेयर स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग ऑन दी वेब, पहला तो ये क्वेश्चन पूछा है। सेकंड, शेयर स्ट्रेस ऑन दी न्यूट्रल एक्सिस। और इस क्वेश्चन में कमाल की बात ये थी कि कोई शेयर फोर्स गिवन नहीं था। इस क्वेश्चन में कमाल की बात क्या थी, कोई भी शेयर फोर्स गिवन नहीं था। न्यूट्रल एक्सिस पे उसने पूछ लिया, ठीक है। तो ये जो पार्ट था बच्चों, ये पार्ट आपके पेपर में कभी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये मेंस में आया हुआ सवाल है। ये क्वेश्चन जो है मेंस में आया हुआ है क्योंकि इस पार्ट के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। बड़ा लेंथी पार्ट है। इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका ही यही था कि इस क्वेश्चन में जो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो कितना था, 2 इंटू देखा था हमने 5t क्यूब डिवाइड बाय 5t की पावर 4 डिवाइड बाय 12 इंटू
5t² इंटू 3t का होल स्क्वायर प्लस कितना था t इंटू 5t का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 12। ये फॉर्मूला लगेगा। अब देखो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ ध्यान से देखो, रेशो कितना आ रहा है, 5 का रेशो बन रहा है। डायमेंशन उसने इसीलिए उसने शेयर फोर्स नहीं दिया। तो मुझे पता है विड्थ ऑफ फ्लैंज वो है 5 टाइम्स ऑफ विड्थ ऑफ वेब। तो विड्थ ऑफ वेब किसके बराबर थी, टी के बराबर थी। कितनी दे रखी है, 16 mm। तो टी की वैल्यू हमें मालूम है, यहाँ टी की वैल्यू ही तो रखनी है उठा के। तो ये कैलकुलेटर हो जाएगा, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये कैसे करना है। जब टी की वैल्यू 16 mm है तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। क्यों, तो ये लेंथी है, इसमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मेंस में आया सवाल है। लेकिन इसका जो फर्स्ट पार्ट है उस पर हम फोकस करेंगे। वी विल फोकस ऑन फर्स्ट पार्ट ओनली। ठीक है, क्लियर है बच्चों। देखो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, नो डाउट। टी की वैल्यू मैंने आपको बता दी है, कितनी होगी टी की वैल्यू, 16 mm। टी की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, आई ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आ जाएगा। तो जो शेयर स्ट्रेस होगी न्यूट्रल एक्सिस की कितनी होती है, 18.125 इंटू पी इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाय आई ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब ये कैसे निकलेगा वो बताऊंगा मैं। ये चीज़ कैसे निकलेगी वो चीज़ हम कैसे डिस्कस करेंगे ये बताता हूँ। ठीक है, पी भी हमें इसमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखो पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखो। तो फर्स्ट पार्ट में हमें शेयर स्ट्रेस दिखानी है ड्यू टू बेंडिंग। तो मुझे पता है किस पे, वेब पे, फ्लैंज पे मुझे गिवन है। तो मुझे रिलेशन पता है क्या, कि शेयर स्ट्रेस ऑफ फ्लैंज डिवाइड बाय शेयर स्ट्रेस ऑफ वेब किसके बराबर है, विड्थ ऑफ वेब डिवाइड बाय विड्थ ऑफ फ्लैंज। ये हमें मालूम है। तो इस रिलेशन से वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस ऑन वेब। तो शेयर स्ट्रेस ऑन वेब क्या हो जाएगी, इक्वल्स शेयर स्ट्रेस ऑन फ्लैंज into width of flange divided by width of web. And in this question we have given all the data in this expression, right? तो shear stress on web क्या हो जाएगी, shear stress flange हमें दी हुई है, कितनी गिवन है वो, कितनी दी हुई है shear stress flange 20 मेगापास्कल। ये फ्लैंज की दी हुई है 20 मेगापास्कल, ये 20 हो जाएगी। और इनका रेशो 5 है, इनका रेशो क्या है 5 है, ये 80/16 है ना। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 20 दैट इज 100 मेगापास्कल। यानी कि जो वेब पे आने वाली स्ट्रेस है वो आई है हमारी 100 मेगापास्कल। ठीक है, तो पहला पार्ट तो हमने निकाल लिया, बहुत आसान था, पहला पार्ट हमने निकाल लिया। ये कंपटीशन में आ सकता है, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, छोटा पार्ट होता है इसलिए पूछ लिया जाता है। अब देखो जो सेकंड पार्ट था उसमें हमें टी की वैल्यू तो मालूम थी 16 mm। तो शेयर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस क्या था, शेयर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस था हमारा 18.125 इंटू पी इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाय आई ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो हम तो ये निकाल ही लेंगे आई ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। टी भी पता है, पी नहीं पता। पी कैसे पता होगा, देखो शेयर स्ट्रेस ऑफ फ्लैंज हमें गिवन है कितनी, 3pt² डिवाइड बाय आई ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यही तो होता है। और ये वैल्यू हमें रखी है 20 मेगापास्कल। तो यहाँ से हम पी निकाल लेंगे क्योंकि हमें सारी वैल्यू पता है, हमारी सारी वैल्यू हमें मालूम है। टी हमें मालूम है, आई ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमें मालूम होगा, वो भी इन टर्म्स ऑफ टी है। और ये वैल्यू 20 के आसपास है, मतलब 20 मेगापास्कल के बराबर है। तो पी कैलकुलेट किया जा सकता है फ्रॉम दिस फार्मूला। और जो पी आएगा यहाँ से कैलकुलेट होके वो फिर हम यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ से हम न्यूट्रल एक्सिस पे आने वाली स्ट्रेस जो है वो निकाल सकते हैं। मैंने आपको मेथड बताया, आपका ये होमवर्क है, आप इस पूरे क्वेश्चंस को कैलकुलेट करेंगे, राइट। कॉपी में इस पूरे क्वेश्चंस को आपने कैलकुलेट करना है। मैंने आपको पूरा मेथड बता दिया है, आपके पास वीडियो भी है, आप बार बार रिपीट करके देख सकते हैं सर ने कैसे बताया है।
ठीक है, तो आप इस पूरे क्वेश्चन को, फर्स्ट पार्ट तो मैंने करा ही दिया, सेकंड पार्ट आप खुद कैलकुलेट करोगे। ठीक है बच्चों। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं शेयर स्ट्रेस पे, वो पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है? इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, वो पूछ ले जाते हैं आपके एग्जाम में। तो स्टूडेंट, ये हमने कैलकुलेशन की है क्वेश्चन जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हुआ है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और रह गई है, हॉलो सेक्शन का भी हमने शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि हॉलो सेक्शन का शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ओवर दी क्रॉस सेक्शन ऑफ दी पी। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं जरा। तो फॉर हॉलो सेक्शन, पूरा बोर्ड ब्लैक हो गया है। नेक्स्ट क्या है हमारा? फॉर हॉलो सेक्शन पूछ लेता है कभी कभी, पता होना चाहिए कि हॉलो सेक्शन का जो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे किया जाता है या कैसा होता है। ये एक आपकी हॉलो सेक्शन है। ठीक है, ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस होगी, ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है। चूंकि ये सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस के अबाउट भी और एक्स एक्सिस के अबाउट भी, राइट। तो ये सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस के अबाउट भी और एक्स एक्सिस के अबाउट भी। तो इसका कैसे करेंगे? एक्सट्रीम फाइबर पे क्या होता है बच्चों? एक्सट्रीम फाइबर पे हमेशा शेयर स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग ज़ीरो होगी, ये बात ध्यान रखना। तो ये हमारे एक्सट्रीम फाइबर है, राइट। अगर हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कंसिडर करें, ये दो पॉइंट हमारे ऐसे हैं जो एक्सट्रीम फाइबर पे लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स इस पे क्या होगी? शेयर स्ट्रेस ज़ीरो। ठीक है, अच्छा अब बहुत ध्यान से सुनना। अब जैसे हमें पता है कि एक्सट्रीम फाइबर पे हो गई ज़ीरो, तो स्केल जो बनाना है वो हमने मान लो यहाँ बना दिया, ये स्केल है हमारा। ठीक, ये हमारा स्केल हो गया। अब जब हम एक्सट्रीम फाइबर से इस पॉइंट तक आएंगे, जब हम एक्सट्रीम फाइबर से इस पॉइंट तक आएंगे तो क्या होगा? ये बनेगी इस तरीके की। क्लियर है? ऐसे बनेगी। और न्यूट्रल एक्सिस हम करेंगे आगे तक ले जाएंगे, ये न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम रहती है ये। अब बच्चों यहाँ से तो ये हॉलो सेक्शन है ना, यहाँ से क्या होगा? यहाँ से वेरी करेगी इस तरह से, ध्यान रखना है आपको। ये ऐसे जाएगी, ऐसे ही नीचे भी होगा, राइट। नीचे ऐसे वेरी करेगी और फिर ये ऐसे मर जाएगी। तो ये आपका शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये आपका शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा हॉलो शाफ्ट पे। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने बनवा दिया है कि अगर कभी पूछा जाए तो आप इस शेप को ध्यान रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट शेप होती है, राइट। इस तरीके का हमारा शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है हॉलो सेक्शन में, या हॉलो शाफ्ट कह लो। एक्चुअली मैं आपको ये इसलिए सबसे बाद में बताया क्योंकि जब कभी भी हम शाफ्ट की बात करेंगे ना, तो शाफ्ट को एज अ बीम कभी ट्रीट नहीं करते हैं बच्चों। फ्रॉम द मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू शाफ्ट को कभी भी एज अ बीम ट्रीट नहीं किया जाता है। तो जब शाफ्ट को एज अ बीम ट्रीट नहीं किया जाता है तो ट्रांसफर शियर लोड शाफ्ट पे होता नहीं है। मेरी बात को ध्यान से समझना। जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फ्रॉम द मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ध्यान रखिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। इन सिविल इंजीनियरिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम may be circular, right? In civil engineering, cross section of beam may be circular,
लेकिन अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो अगर क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा तो वो डेफिनेटली एज अ शाफ्ट ट्रीट की जाएगी। और जब हम एज अ शाफ्ट ट्रीट करते हैं किसी भी क्रॉस सेक्शन को जो सर्कुलर है, तो उस पर कभी भी ट्रांसफर शियर लोड होगा नहीं, और ट्रांसफर शियर लोड होगा नहीं तो वो बेंडिंग क्रिएट करेगा नहीं। तो बेंडिंग अगर क्रिएट नहीं करेगा, बेंडिंग सिर्फ शाफ्ट पे किस वजह से होती है? उसके वेट की वजह से। मेरी बात को ध्यान से समझना, बेंडिंग शाफ्ट पे किस वजह से होती है? वो उसकी वेट की वजह से होती है। और रिएक्शंस कहाँ आती है? बेयरिंग्स पे। रिएक्शन कहाँ आएंगी? बेयरिंग पे। शाफ्ट को कौन सपोर्ट करता है? बेयरिंग। रिएक्शन कहाँ आएंगी? बेयरिंग पे। तो बेयरिंग के शाफ्ट के वेट की वजह से ही सिर्फ शाफ्ट में बेंडिंग क्रिएट होती है, और उसी की वजह से थोड़ी बहुत आपकी शेयर स्ट्रेस क्रिएट होती है ड्यू टू बेंडिंग। यहाँ जो हॉलो सेक्शन होगा, अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हॉलो सेक्शन में जो भी बेंडिंग होगी वो उसके वेट की वजह से होगी। ठीक है, ये उसके वेट की वजह से होगी। तो हम इसको एज अ बीम ट्रीट नहीं करते हैं इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसलिए हम हॉलो सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। समझ में आ रही है बात? बट हाँ, अगर हम सिविल इंजीनियरिंग में एंटर हों तो फ्रॉम द सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चरल जो है वो आपका क्रॉस सेक्शन जो है वो सर्कुलर भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये आपका हॉलो सेक्शन या हम इसे हॉलो शाफ्ट भी कह सकते हैं, उस पर आपका शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है। और शाफ्ट पे एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, शाफ्ट पे जो भी बेंडिंग होगी वो होगी ड्यू टू इट्स वेट, राइट? ड्यू टू इट्स वेट। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों ये जो चैप्टर हमने पढ़ा शेयर स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग ऑन द बीम्स, राइट? तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ें नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सारी चीज़ें मैंने कवर करा दी है आपको फ्रॉम दी कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है? अब इसकी LDRCs की क्लासेस, अगर इसमें कुछ टॉपिक बचेगा आपके जो PDF नोट्स में है, अगर इसमें कोई टॉपिक रेस्ट ऑफ बच रहा होगा तो उस पर एक लेक्चर में एक वीडियो और बना दूंगा, राइट? मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें और कुछ स्टडी करने की ज़रूरत है नहीं। आपकी इसकी LDRC की क्लासेस होंगी, उस LDRC क्लासेस में हम इसके सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। ठीक है, जितना मैंने पढ़ा है सारे क्वेश्चन उससे हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे अपना प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बिना SOM अधूरी है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस शुरू करेंगे। थैंक यू।